जो इस्लामिक फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट आजकल जो राइज हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में भी, अब खैर गैर मुस्लिम दुनिया में भी आ गया हुआ है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है और वो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अच्छा हो गया ये बात पहले मैंने बयान कर दी। जो दीन है वो तो सिवाय इसके कि कोई एक आध चीज मुझसे मिस हो गई होगी, वो वही है जो मैंने बयान किया है। अब उस दीन के बयान में माशियात में सूद की हुर्मत, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, ये एक बड़ा नुमाया हुक्म है। तो जाहिर है कि जब सूद को हराम करार दे दिया गया, तो अब ये सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स, कैसे हम डील करें सूदी मामलात में। मेरे ख्याल में जाहिर है इसके दो पहलू हैं। एक ये कि इस वक्त प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, और दूसरा ये कि होना क्या चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली ये तो एक इंडिविजुअल का ओपिनियन ही होगा, इसलिए कि इसमें तो इख्तलाफ लाजिमन होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि हमारे यहाँ जो राइज पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सूद, रिबा हराम है। रिबा क्या होता है? सूद होता है इंटरेस्ट। जो भी बॉरोवर से ओवर एंड अबव आप चार्ज करेंगे, वो इंटरेस्ट होगा, वो हराम। तो अब जाहिर सवाल ही पैदा होता है कि बैंकिंग में क्या करें, बोरोविंग लेंडिंग पर किस बेसिस पे हो। तो वो ये कहते हैं जी कि इस मामले में हम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग को बनाएंगे असल बुनियाद। अ, ये आपको मालूम है ना कि ये मसला कहां से शुरू हुआ? ये मसला शुरू हुआ जब बैंक वजूद में आए, यानी कमर्शियल बोरोविंग एंड लेंडिंग का आगाज हुआ। पहले जमाने में आमतौर पर इस तरह के इदारे नहीं होते थे। अच्छा, वो इटली से शुरू हुआ, वो बर्तानिया से शुरू हुआ या कहीं और से हुआ, ये ऐसी तारीखी इल्मी बहसें हैं। मुसलमानों को प्रॉब्लम शुरू हुई जब हमको कॉलोनियल मास्टर्स ने आ, हम पर कब्जा कर लिया, हमारे इलाकों पर। हमारे यहाँ अंग्रेज आ गए, और भी थे फ्रेंच, पोर्चुगीज वगैरह वगैरह, और कॉलोनीज बन गई। तो जो अरसा उन्होंने गुजारा, 2 सदियां, 2.5 सदियां, उसमें उन्होंने अपने जो कॉलोनाइज्ड जो टेरिटरीज थी, उनमें रेलवे का निजाम, नहरी निजाम और ये इंस्टीट्यूशंस भी राइज कर। तो बैंक्स वजूद में आ गए सब कॉन्टिनेंट में भी। तो हमारे मुसलमानों ने ये महसूस किया कि यार तो बहुत गड़बड़ है, तो सूद है, इसको क्या किया जाए। तो आप यूं समझिए कि पार्टीशन से पहले ही इसके बारे में स्कॉलर्स ने काम करना शुरू कर दिया। कई नाम है उसमें, और उन्होंने पहले तो आए रिलीजियस स्कॉलर्स 40s 50s तक, और उन्होंने बताया कि सूद हराम है और ऑल्टरनेटिव ये है। 60s ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे मुसलमान आए कि जो एक जानिब दीन को जानते थे, लेकिन साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स भी थे। उनमें एक नुमाया नाम था डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी, एक और नाम है मोहम्मद उमर छापड़ा, एंड मेनी अदर्स। तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव जो सजेस्ट किया, वो किया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुदारबा उसको आमतौर पर वो बोलते थे। वो क्या है मैं भी आपको बता देता हूँ। वो थ्योरी में सजेस्ट किया
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पहली मर्तबा आई 1975 में। 1960s में 2-3 एक्सपेरिमेंट हुए, वो मैं उनका जिक्र नहीं करता हूँ, एक लंबी बात हो जाएगी। एक इजिप्ट में हुआ, एक पाकिस्तान में हुआ, वगैरह वगैरह, एक मलेशिया में भी हुआ। मगर 1974 में इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक ने अपने चार्टर में लिख दिया कि उसकी जो मकासद है उनमें से एक बड़ा मकसद यह है कि इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट किया जाए। तो फर्स्ट bank that came into existence for the purpose of doing Islamic banking was from the place where I am living right now, Dubai Islamic Bank. तो उसके बाद इसको कहते हैं चल सो चल। अब जब ये बैंक्स वजूद में आ गए तो अब जरूरत ये पेश आई, क्योंकि बैंक की बेसिकली जो मकसद होता है वो ये होता है कि डिपॉजिटर्स के पैसे आए तभी तो कारोबार चलेगा। डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए बैंक्स ने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी नीयत से, लेकिन बहरहाल एक उनकी कमर्शियल जरूरत थी कि उन्होंने उलमा को एंगेज किया, रिलीजियस स्कॉलर्स को, क्योंकि जो होते हैं ना मैसेज, आप जानते हैं कि वो तो स्कॉलर्स के फतवों पे चलते हैं। रोजाना मेरे पास मसले आते हैं जी कि तलाक होगी नहीं होगी, मुफ्ती साहब कहते हैं तलाक हो गई है, वो तो उनकी बात मानते हैं। तो उन्होंने फिर शरिया एडवाइजर्स को लिया ऑन बोर्ड। और अब शरिया एडवाइजर ने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब सूद तो है हराम, व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स। तो उनका इल्म उनको बताता था, फिका का इल्म, एक होता है मुजारबा, एक होता है मुशारका, एक होता है मुराबहा, एक होता है मुसाबमा, एक होता है बाय मुअज्जल, एक एंड सो ऑन। ये क्या है? ओ भाई, ये वो उस जमाने के ट्रेड करने के तरीके हैं जिस जमाने में बैंकिंग थी नहीं। और चूंकि वही वाली बात जो मैंने पहले कही थी कि वो एक दीन, एक मुकम्मल निजाम हयात है, लोगों का तसव्वुर ये था कि दीन ने तो सब कुछ बता दिया है, ऑल्टरनेटिव्स टू इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग हमारे पास मौजूद है फिका में। वो दीन समझते हैं फिका। तो उन्होंने फिर ये मुख्तलिफ तरीके बताए और वो जाहिर उन्होंने बताए, उसमें फिर बैंकर्स ने, इकोनॉमिस्ट ने सवाल किए। अब वो एक इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मगर बेसिकली मैं कट माय स्टेटमेंट शॉर्ट, मैं आपको ये बता रहा हूं कि दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, दो तरह के। एक वो है कि जिसको आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। बेसिकली आपके तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं, दो हैं प्रैक्टिकली जो इंप्लीमेंट हो रहे हैं ज्यादा, और तीसरा थ्योरी में ज्यादा पॉपुलर है, प्रैक्टिस में कम नजर आता है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, मुजारबा, मुशारका, ये क्या है इसकी डिटेल में ना जाए। ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप की मुख्तलिफ फॉर्म। नंबर 2 है लीजिंग, किराया। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि सूद हराम है, किराया हराम नहीं। कोई डिफरेंस पूछेगा तो मैं बाद में बता दूं। तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो एक बड़ा हिस्सा है हमारी मॉडर्न बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो बिजनेस है उसका, जो लीजिंग की शक्ल में है। उसको वो मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, लेकिन बहरहाल वो है लीजिंग। और तीसरा है मुराबहा। मुराबहा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुराबहा बड़ी, आप कहिए, इंटरेस्ट से मिलती जुलती चीज है। मेरे नजदीक असल में ये कान को इधर की बजाय इधर से पकड़ना है। तो वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आप पहले जाते थे बैंक के पास, तो एज मिसाल के तौर पर टेक्सटाइल मिल ओनर या उनका कोई जाहिर है फाइनेंस मैनेजर या व्हाटएवर, कि भाई हमको चाहिए है 1 करोड़ रुपया। वो कहते हैं फाइन, हम आपके पास इतनी बड़ी फैक्ट्री बिजनेस है, आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है, आपका एक नाम है, गुडविल है, ले जाए 1 करोड़ रुपया, 10% दे दीजिएगा हमें साल के बाद।
और फाइन यार, मतलब हम 1 करोड़ से 5 करोड़ कमाएंगे तो उनको भी 10 लाख दे देंगे, नो प्रॉब्लम। तो लीवरेज जो होती है ना, अब ये उन्होंने कहा, उलमा हजरात ने सजेस्ट किया कि देखें ये तो सूद है, तो हम क्या करें, आप क्या करें कि जब टेक्सटाइल मिल का बंदा आए आपके पास आपसे लोन लेने 1 करोड़ का, तो आप पूछिए तुम्हें चाहिए क्यों है? तो कहते हैं मुझे इसलिए चाहिए कि हमें रॉ कॉटन लेनी है। अच्छा, रॉ कॉटन हम आपको खरीद देते हैं, हम आपको 1 करोड़ की रॉ कॉटन खरीद के आपके प्रेमिसेस पे पहुंचा देते हैं और आप वो हमसे खरीद लें। मार्केट में वो 1 करोड़ की है, हम आपको 1 करोड़ 10 लाख की बेचते हैं और हम आपको ये सहूलत फराहम करते हैं कि पेमेंट आप फिलहाल ना करें, साल बाद के बाद करें। भाई दोनों राजी हैं, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है सेल परचेज की, उसमें वो उनको सहूलत दे रहे हैं, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो ये यूं बात करते हैं। हालांकि दूसरी एंगल से देखा जाए तो ये इसमें और सूद में फर्क क्या है, सिर्फ आपने इस्तिलाहात बदल दी है। इसीलिए आप ये देखते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग में पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कि उनको वो शो करना पड़ता है ये ट्रांजेक्शन ऐसे इस तरह हो रही है, इस उसूल पर हो रही है। तो ये तो वो करते हैं, उसकी डिटेल्स अगर आप कुछ और हैं, वो दायरा कुछ मुझे मालूम है, अब चीजें बहुत आगे बढ़ रही हैं। इतनी बात मैं आपको बता दूं कि जो दायरा के गोरे हैं उनको ज़ाहिर पता ही क्या हो रहा है, वो जेरे लब मुस्कुराते भी हैं और वो कहते हैं जी कि पैसे आ रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम। यानी एक अरसा था, ज़ाहिर मुसलमान अब मालदार हो गए, खासतौर पर ये अरब दुनिया तो बहुत मालदार हो गई है। तो पहले तो या तो लोग सूद लेते थे और दिल के गिल्ट के साथ लेते थे, यार हम गलत काम कर रहे हैं, या ये है कि अब इतना डॉर्मेंट वेल्थ थी जो एक्टिव हो गई है, वो आके वो करते हैं इसलिए कि उनको मुफ्ती हजरात के फतवे मिल जाते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये चल रहा है और इसमें ज़ाहिर है कि अभी और बहुत सी नई चीजें प्रोडक्ट्स वजूद में आ रहे हैं, कई अच्छे भी हैं, कई इसी तरह से ड्यूबियस हैं। ये पहला जवाब है मेरा। दूसरा जवाब मैं कोशिश करूंगा यार मुख्तसर, ये सवाल ज्यादा होने चाहिए। दूसरा जवाब ये है कि मेरे ख्याल में होना क्या चाहिए, मुख्तसर मेरे ख्याल में होना ये चाहिए, सादा सी बात, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सूद है क्या। सूद असल में जो प्रॉब्लम पैदा करता है वो इसलिए पैदा करता है कि आप बिजनेस में जब लॉस होता है तो आप बॉरोवर से फिर भी इंसिस्ट करते हैं कि आप अपने लॉस को खुद फेस करें, हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दें, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। आप अगर अपने लेंडिंग में ये शर्त आयत लिख दें कि बॉरोवर ये हमको पे करेगा अमाउंट अगर वो उसकी बिजनेस ठीक जाएगी, ठीक नहीं होगी तो सिर्फ हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो इंटैक्ट रहे, तो बात बिल्कुल कोशर ठीक हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूंकि लोग उस तरह से देखते ही नहीं है, उन्होंने देखा ही उसको फिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन को, जो सोल्यूशन अब बाय द वे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम बाकायदा एडॉप्ट कर चुका है। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो यूनिफॉर्म तरीके से अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, उसको सही तरह से हर केस पे इंप्लीमेंट नहीं की जा रहा। और अब जाहिर है कि इसमें बड़ा मसला ये पैदा होता है कि लोग फ्रॉड करते हैं, खामखा बैंकरप्ट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो उन चीजों को देखने की जरूरत है, वरना ये बिल्कुल सादा सा। दूसरा ये कि लीजिंग है, लीजिंग के जायज होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए तो किराया है, इसमें तो आपको सिर्फ इसको इंश्योर करना होगा कि आपका जो वो है रेंट है बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट ना हो, जो असल में हिकमत का मसला है, मोरालिटी का मसला, कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट ना करें। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंटरेस्ट को डिस्टिंग्विश करना चाहिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन से। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसको आप ऑफसेट करने के लिए एडिशनल अमाउंट देते हैं तो मेरे नजदीक ये इंटरेस्ट है ही नहीं। इसलिए कि असल चीज
वो अमाउंट की फिगर नहीं है, करेंसी फिएट मनी नहीं है, बल्कि उसकी परचेजिंग पावर है। पहले जमानों में तो सोना होता था, चांदी होती थी, दिरहम होते थे, दीनार होते थे। अब तो आपके पाकिस्तानी रुपया, कल कुछ और था, मैं देखते ही देखते देख रहा हूँ कि यार दिरहम के मुकाबले में पहले 43 रुपए था, अब 47.5 हो गया। तो आपने जब किसी को कोई अमाउंट दिया तो आपने उसको वो अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट की फिगर मीनिंगलेस है। करेंसी नोट के ऊपर जो तस्वीर है उसके कोई पैसे नहीं होते। आपका नोट पाकिस्तानी रुपया जब आप ऑस्ट्रेलिया उतरते हैं बिल्कुल बेकार हो जाता है, टिश्यू पेपर के तौर पर भी काम नहीं आता। उसकी सारी वैल्यू वर्थ उसकी परचेजिंग पावर है। तो जब आप लेंड करें, जब आप बोरो करें, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें कि आप पाबंद हैं कि आप परचेजिंग पावर वापस करेंगे, चाहे उसका जो भी अमाउंट निकले। मेरे नजदीक ये बिल्कुल जायज चीज है, यानी जायज ही नहीं, यही ठीक है। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि ला यज़लिमूना वला युज़लमून, ना तुम जुल्म करोगे ना तुम पे जुल्म किया जाएगा। आप कहेंगे कि यार आपने किसी जरूरतमंद को पैसे दिए थे, आप उससे कहेंगे मुझे इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक दो, ना ले यार, अच्छी बात है, ये तो आप वैसे ही कर्ज देते हुए एहसान कर रहे हैं। लेकिन जब आप कमर्शियल बेसिस पे देते हैं तो एटलीस्ट आपका राइट है कि आपको वो अमाउंट मिले कि जो अमाउंट उसकी वैल्यू के साथ हो। तो मेरे नजदीक मॉडर्न बैंकिंग जो है इट कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इस्लामिक बैंकिंग। इस्लामिक बैंकिंग की इस्लाह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि इसके नतीजे में इस्लाम आ जाता है बीच में, और जो गड़बड़ बैंकिंग में होती है उससे खामखा इस्लाम जेर बहस आ जाता है। बहरहाल इसको आप एक्सेप्टेबल बना सकते हैं इस तरह से। और मैंने गुजारिश की कि वेस्टर्न बैंकिंग या आपकी ये ट्रेडिशनल बैंकिंग इस तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे पास ये तबलीग का बेहतरीन मौका था कि हम बैंकर्स को समझाते कि भाई ये बात अल्लाह ताला पहले दिन से कर रहा है कि जो तुम अब कर रहे हो, कि भाई तुमने सूद नहीं लेना, तुम एक फेयर डील करो। हमारे यहाँ मुसीबत ये हुई कि वो हमने नॉन मुस्लिम्स को ये समझाया कि नहीं, हमारा एक अलग से बैंकिंग सिस्टम है जिसमें मुराबहा होता है, मुशारका होता है, मजाक कहता है ओके ओके आई गेट योर पॉइंट, और वो मजाक उड़ा रहे होते हैं दिली दिल में, उनको क्या प्रॉब्लम, उनको पैसे आते हैं। तो ये डिलेमा है।